नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 होगा। प्यारे दोस्तों, आज हम रीजनिंग का 50वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। साथियों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 शब्द दे रखे हैं। इनमें से हमें इनके बीच का सही वेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है निम्न में से कितने त्रिभुज हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतरीन सी आकृति दी गई है और इस आकृति में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या। तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। साथियों, जानकारी ये है, यदि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डीएस सर ऑफिशियल। यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे, आपको डेली के बेसिस पर यहाँ पर क्लास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, या क्लास की जितनी भी पीडीएफ होंगी, या इसके अलावा जो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे की सारी चीज़ें हम यहीं पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग बहुत कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको एग्ज़ाम बेस्ड ही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अपना भी एक डेटा दिखा देते हैं। साथियों, अभी भी नोट सब्सक्राइब करने वालों की जो जनसंख्या है वो 64% है। प्यारे साथियों, आप इसको बदल सकते हैं, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। इस तरह की जब हम क्लास लाते हैं तो काफ़ी एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ यार आप लोगों से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने कर दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास का मजा लीजिए। चलिए, क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोला है रवि कतार में आरंभ से 6ठे स्थान पर है। दोस्तों, क्या बोला है, जो रवि नाम का लड़का है वो कतार है जो उसमें आरंभ से 6ठे स्थान पर है। रवि और हरि के बीच में 3 व्यक्ति हैं। हरि रवि के बाद खड़ा है। यदि कतार में प्रथम 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से हरि का स्थान कौन सा होगा। प्यारे साथियों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक लाइन बनाते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ये एक कतार है, इसमें कुछ लोग हैं। सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहली ही लाइन कि रवि और हरि के बीच में 3 लोग हैं, इसको छोड़ देंगे। रवि कतार में आरंभ से 6ठे स्थान पर है। प्यारे दोस्तों, प्रारंभ से यानी कि यहाँ से जो कतार शुरू हो रही है, इसमें 6वें स्थान पर कौन है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, इसमें 6वें स्थान पर R4 रवि है, ठीक है। इसके बाद बोला है रवि और हरि के बीच में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं साथियों, रवि और हरि के, मतलब यहाँ पर रवि के बाद और हरि के बीच में कितने बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे और 3 बच्चे। भैया कितने बच्चे, 3 बच्चे। किस किस के बीच में, रवि और H4 हरि के बीच में। अब आप लोग कह सकते हो कि सर आपने हरि को इस दिशा में ही क्यों बनाया, दूसरी दिशा में क्यों नहीं। क्योंकि अगली बार में बोला है कि हरि जो है वो रवि के बाद खड़ा है, तो भैया रवि के बाद ही तो हरि को खड़ा करूंगा। और उससे पहले की लाइन में रवि और हरि के बीच में 3 बच्चे हैं, तो मैंने ये 3 बच्चे रख दिए। अब गौर से समझिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरी बात को समझना है, यदि कतार में आरंभ से रवि 6वें स्थान पर है तो इसके पीछे कितने लोग रहे होंगे। भैया रवि 6वें पर है तो पीछे कितने लोग, 5 लोग रहे होंगे। उसने अब आगे ये बोल दिया यदि कतार के प्रथम 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है। साथियों, इसमें से 2 हटा दो, यानी 5 के स्थान पर 2 हट गए तो कितने बचे, 3 बचे। अब पूछा गया है, क्या बोला है, कतार में आरंभ से हरि का स्थान कौन सा है। भैया हरि का स्थान, H4 हरि का स्थान आरंभ से कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया 3 तो व्यक्ति यहाँ पर, अर्थात आगे गिनते जाएं। देखो 1 2 3 लोग यहाँ पे बचे, चौथा कौन हो जाएगा, रवि, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। प्यारे दोस्तों, जो हरि होगा, जो H4 हरि होगा, ये आरंभ से 8वें स्थान पर होगा यदि हम 2 बच्चों को हटा देते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर विकल्प नंबर 1 है।
आई होप आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। क्या बोला था, आरंभ से रवि छठवें पर है तो मैंने रख दिया। रवि हरि के बीच में 3 बच्चे हैं तो मैंने 3 बच्चे रख दिए। रवि हरि के बाद में खड़ा, सॉरी हरि रवि के बाद खड़ा है तो हमने बाद में खड़ा किया। बोला है यदि कतार में प्रथम 2 लोग हटा दें, अर्थात 5 थे तो हमने 2 हटा के 3 लोग बचाए। अब कह रहा है कि आरंभ से हरि का स्थान भैया 8वां होगा। इस बात को आप सभी दिलो दिमाग में बसा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुरुआत के काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपको आसान भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। बोला है यदि शब्द, क्या बोला है, कैलियोडोस्कोप में अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम में सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के बाईं ओर 9वां होगा, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। देखो कैलियोडोस्कोप दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो कैलियोडोस्कोप लिखेंगे, KALI, उसके बाद में क्या है, एक मिनट, KALE, ठीक है, KALEI, कैलिडोस्कोप, ठीक है, SCOP, ठीक है, SCOP और उसके बाद E, तो ये हमारे पास कैलिडोस्कोप हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोला क्या गया है, पहले तो ये देख लो, उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम से सभी स्वरों को उनके बाद वाले व्यंजन से बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्वर हैं इनको हम बाद वाले व्यंजन से बदल दें। तो भैया व्यंजनों से तो छेड़छाड़ करने की बात कही नहीं, तो हम क्या करेंगे, व्यंजन को व्यंजन रहने देंगे। ए एक स्वर है, अगले वाले व्यंजन से बदलेंगे, बाद वाले व्यंजन से ही तो बदलना है। आप बोलेंगे हाँ। एल को एज इट इज रहने देंगे, ई को हम अगले वाले व्यंजन एफ से बदलेंगे, और यहाँ पर जो आई है इसको हम अगले वाले व्यंजन जे से बदलेंगे। किससे बदलेंगे, जे से। इसके बाद में बोला है डी एक व्यंजन है, इससे छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ओ हमारा क्या है प्यारे साथियों, आप बोलेंगे ओ आपके पास एक क्या है, स्वर है, तो इसको अगले व्यंजन पी से बदलेंगे। एस व्यंजन है, छोड़ दो। सी व्यंजन है, छोड़ दो। ओ व्यंजन है, सॉरी स्वर है, तो इसको पी से बदल दो। पी को पी रहने दो, और इसके बाद में ई को हम एफ से बदल देंगे। चूंकि उसने सीधा बोल दिया है साथियों, क्या बोल दिया, सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाए, तो हमने कर दिया भैया। और जब कर दिया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का अनुक्रम आया। अब उसने ये पूछ लिया फिर शब्द को अक्षरों के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो, यानी कि ये जितने भी शब्द हैं इनको वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करना है। तो भैया चलिए हम ये भी कर लेते हैं, हमारे पास यही तो बचा है एग्जाम में करने के लिए। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा अगर नौकरी देनी है। ठीक है, तो देखो बी के बाद में सी आता है। ठीक है, सी दिया होगा, ये देखो यहाँ पर दिया है। उसके बाद में डी आता है, भैया डी भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, डी भी मिलेगा। डी के बाद में आप लोगों को एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ। और एक एफ नहीं बल्कि 2 एफ मिलेंगे, एक ये एक ये। ठीक है, तो 2 एफ हमने कर दिए। एफ के बाद में जी तो है नहीं, एच होगा क्या भैया, एच होगा क्या, जल्दी से देख लो, नहीं है। एच के बाद देखो, एच के बाद आई तो होगा नहीं, जे होगा भैया। एफ के बाद GHI है नहीं, तो क्या होगा भैया, जे होगा। जे के बाद के है, हाँ भाई साहब के है, पहले ही नाम पर है के, पहले नंबर पर। के बाद एल है, हाँ भाई साहब एल भी है, देखो ये देख लो एल दे रखा है। एम है क्या, आप बोलेंगे सर एम तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। एन है, नहीं है। ओ है, नहीं है भैया। पी होगा। पी एक बार नहीं अपितु कितनी बार है, आप बोलेंगे सर 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार। एक ये रहा, 2 ये रहा, तो 3 बार मैंने पी रख दिया। पी के बाद क्या है, क्यू है, नहीं है। आर है, नहीं है। एस है, हाँ सर एस भी है। तो क्या हमने सारे के सारे कर लिए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ साथियों 12 लेटर थे, तो हमने सारे के सारे लेटर व्यवस्थित कर लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। पहले तो मैंने उनको बदला, जितने भी स्वर थे अगले व्यंजन से बदला, उसके बाद सारे के सारे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो गए। अब बोला गया है कौन सा अक्षर दाएं छोर से। प्यारे दोस्तों दाएं छोर का मतलब है राइट हैंड। क्या है, राइट हैंड। राइट हैंड से दूसरे के लेफ्ट हैंड क्या बताना है भैया, 9वां बताना है। राइट से दूसरे के लेफ्ट 9वां, भैया अपोजिट आए हैं साथियों, अपोजिट के लिए हम जोड़ देते हैं, और राइट से जैसे ही जोड़ेंगे 9 2 11। और राइट होता कौन है भाई साहब, ये दिशा हमारी राइट होती है। अगर यहाँ से चलते हैं सीधे हाथ से इस दिशा में चलेंगे तो राइट होगा, जबकि लेफ्ट हैंड से इस दिशा में चलेंगे तो लेफ्ट होगा। भाई साहब राइट से ही 11वां बताना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां कौन सा हो जाएगा दादा, ये सी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, याद रखेंगे सी बैठा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा और सी कहाँ पर दे रखा है, विकल्प नंबर 2 में। साथियों विकल्प नंबर 2 एक सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। देखो इस प्रश्न में हमें ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा समय ले सकता है 3 या 4 मिनट, ठीक है, लेकिन प्रश्न आपको 2 नंबर देके जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अब इसमें बता दीजिए जल्दी से, आप सभी के मेल मिलाप का क्वेश्चन है, केवल देखना है, उत्तर बताना है। निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है? नदियां हैं, हिमनद है, समुद्री लहरें हैं। तो भौमजल, पवन, अपर्दन कारक, अपक्षय कारक। प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा? देखो साथियों, जब हम यहाँ पर बात करते हैं नदियों के बारे में, हिमनद के बारे में और समुद्री लहरों के बारे में, तो प्यारे दोस्तों ये जो तीनों के तीनों मुख्य सोर्स हैं ये अपर्दन के कारक हैं। किसके हैं प्यारे साथियों? अपर्दन के, इस बात को याद रखेंगे। देखो नदियाँ होती हैं, मृदा अपर्दन करती हैं। ये समुद्री लहरें होती हैं, ये भी समुद्र तट पर जो भी मिट्टी का कटाव होता है वो भी मृदा अपर्दन ही करती हैं। जैसे यहाँ से बार बार समुद्री लहरें चलेंगी तो मृदा का कटाव हो जाता है, तो ये भी करती हैं। भाई हिमनद की बात आती है तो ये भी हमारे क्या होते हैं, मृदा अपर्दन के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे ऊपर से नदियां आ रही हैं तो वो पहाड़ में से रास्ता काट के एकदम गहरा गड्ढा बनाए करके चलती हैं, तो वो भी अपर्दन में ही आती हैं। और आप कह सकते हैं कि सर विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 था, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अब आप बताइए कि 4 का उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं भैया, क्या देर लगती है इसमें, क्या देर लग रही है। कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम का उचित समुच्चय चुनें। बताओ प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। सबसे पहले 12 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, बराबर में 1 मिनट, सॉरी बराबर नहीं है यार, यहाँ पे 40 है, ठीक है, स्टार लगे हुए। बताओ क्या कर सकते हैं, पहला यूज कर सकते हैं प्लस, उसके बाद में गुणा, बराबर 40, 4 तिया 12 होगा और 12 यहाँ पर है तो 12 12 24 होता है। ये तो कभी भी 40 के बराबर नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो वाहियात दे रखा है, यानी कि भाई साहब हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है सरासर गलत है। दूसरा भाग लगा के कर सकते हैं, क्या देख लो, भाग लगाओगे 4 बार में, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा होगा तो 16, 16 कभी भी 40 के बराबर होगा नहीं, 16 जो होगा वो कभी 40 के बराबर तो होगा ही नहीं। तो भैया ये दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या है, आप कहोगे अपनी भाषा में सर ये भी हमारा वाहियात है। तीसरा देख लो, 12 तिया 36 प्लस में 4 बराबर में 40 हो सकता है प्यारे साथियों। देखो गुणा लगाएंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो आप यहाँ पर कह सकते हो दोस्तों 40 बराबर 40 कहाँ से आया है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3। भाई ये तो ऑप्शन 4 नहीं हुआ, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हुआ, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बताइए साथियों, बोला गया है ए बी का पिता है और सी बी की पुत्री है। प्यारे साथियों देखते हैं, ए नाम का जो शख्स है वो किसका पिता है, आप बोलेंगे सर ए नाम का शख्स बी का पिता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, सी बी की पुत्री। 1 मिनट, इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो जो ए नाम का शख्स है हमारे पास, ये पिता किसका है, आप बोलेंगे साथियों बी का। 1 मिनट यार, ए नाम का शख्स किसका पिता है, पीछे वाले बी का, ऐसे बनाएंगे। देखो ए नाम का जो शख्स है वो किसका पिता है, बी का पिता है। अब कह सकते हैं, आगे बोला है जो सी है वो बी की पुत्री है। भाई बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है सी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। कह रहा है डी जो है वो बी का भाई है। भैया बी का भाई कौन है, आप बोलेंगे डी है, ये भैया है, इसको प्लस लगा दो। अभी बी का हमें कोई जेंडर पता नहीं चला है। इसके बाद बोला है ई जो है वो ए का पुत्र है। प्यारे दोस्तों जो ई होगा वो ए का पुत्र अर्थात इन्हीं का भाई आ जाएगा, ए का पुत्र इन्हीं का भाई आएगा। ये जो ई होगा ये पुत्र किसका है, ए का, तो यहाँ पर इसको पुत्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद बोला सी और ई के बीच क्या संबंध है, दादा सी कहाँ पर है, आप बोलेंगे सर देखिए कलर चेंज करके बताओ, ये रहा सी और ये रहा ई, इनके बीच का क्या संबंध है, आप बोलेंगे भैया इनके बीच का जो संबंध हो सकता है वो प्यारे दोस्तों ऐसा हो सकता है चाचा भतीजी का। क्या हो सकता है, अगर ये भैया लड़का हुआ तो ये चाचा जी हो गए और ये भतीजी हो गई। और प्यारे दोस्तों अगर ये महिला हुई, अगर बी एक महिला हुई तो ये मामा और भांजी हो गई। मामा भांजी कहीं ऑप्शन में है नहीं, कहीं भी नहीं है, लेकिन चाचा भतीजी कहाँ पर है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, देखो मैं इसको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको अभी मिटा देता हूँ। अब देखो साथियों क्या बोला है, ए जो है वो बी का पिता है, तो मैंने कहा ए नाम का शख्स किसका पिता है, बी का पिता, पहली लाइन फिनिश। सी जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, दादा सी है। इसके बाद में क्या है, डी जो है वो बी का भाई है, डी किसका भाई है भैया, बी का भाई है, डी बी का भाई है।
ई जो है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? ई है। चलिए देख लेते हैं, बना दिया हमने ए का पुत्र ई। अब कह रहा है सी और ई के बीच का संबंध क्या है? भैया ये रहा सी, ये रहा ई, इनके बीच का संबंध क्या है? अगर हम इनके संबंध को देखें तो ये तो एक पीढ़ी का संबंध लग रहा है। भाई अगर सी की मम्मी हुई तो ये तो मामा जी हो गए, और अगर सी के पापा हुए तो ये चाचा जी हो गए। एक तरफ चाचा दूसरी तरफ भतीजी होना चाहिए, एक तरफ में चाचा और दूसरी तरफ में भतीजी होना चाहिए। ओहो, दे तो रखा है यार, मैंने इसको क्या मिस क्यों कर दिया? ये भतीजी चाचा दे रखा है और हम चाचा भतीजी ढूंढ रहे हैं। ये भैया लड़की पहले लिख दी है, भतीजी और चाचा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, चाचा भतीजी। मामा भांजी चूंकि ऑप्शन में नहीं है इस कारण ये बनेंगे नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मैं फालतू में कंफ्यूज हो रहा था। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों, कथन और तर्क। एक प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर बताइए। क्या मीडिया में नई औषधि के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या बोला है? क्या मीडिया में नई औषधि के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? भाई रामदेव बाबा वाला केस आ गया, अब समझ लो आप। कह रहा है हाँ, यहाँ दीर्घावधिक सुरक्षा संबंधी जानकारियां ज्ञात हुए बिना दवा को प्रोत्साहित करता है। क्या कह रहा है? हाँ, यह दीर्घावधिक सुरक्षा संबंधी जानकारियां ज्ञात हुए बिना दवा को प्रोत्साहित करता है। नहीं, इससे चिकित्सकों के परामर्श के शुल्क में कमी होती है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए प्यारे साथियों, बात को समझो। उसने बोला है, आपसे एक प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? क्या मीडिया में जो नई औषधि उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए? तो तर्क नंबर 1 आता है हाँ, यह दीर्घावधिक सुरक्षा संबंधी जानकारियां ज्ञात हुए बिना दवा को प्रोत्साहित करता है। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी जब हमने रामदेव बाबा का केस देखा तो उन्होंने कई ऐसी दवाइयों को प्रचार कर दिया जिनका कभी इलाज होता ही नहीं है। जिन रोगों का कभी इलाज होता ही नहीं है उनका प्रचार कर दिया रामदेव बाबा ने सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि इन दवाइयों से आप इन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि दीर्घावधिक जो सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं इनमें ज्ञात हुए बिना दवा को प्रोत्साहित कर देती है मीडिया। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है नहीं, इससे चिकित्सकों के परामर्श के शुल्क में कमी आएगी। भैया ऐसी मुझे बात बताओ, यहाँ पर क्या कथन में कहीं चिकित्सक के बारे में बात हुई है? इस चिकित्सक के बारे में कहीं भी बात हुई है कि इसकी शुल्क कम हो जाए या फिर फीस माफ ही कर दे? ऐसी कोई बात है नहीं है, तो गलत है। बस इस बात को याद रखेंगे। आप बोलेंगे यदि केवल एक तर्क प्रबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यहां पर हम समझेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है, क्या बोला गया है कि वर्ष 2021 के लिए कैलेंडर, क्या कह रहा है? वर्ष 2021 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बताओ प्यारे साथियों। इसके लिए फिर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट समझाता हूं कि जो 2021 का हमारा कैलेंडर है ये किसके समान होगा, किसके समान रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। जल्दी से बता दीजिए। देखो साथियों, यहां पर आप लोग एक बात को समझो। उसने बोला है वर्ष 2021 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो देखो हम यहां पर 2021 लिख देते हैं। जैसे ही हमने यहां पर 2021 लिखा तो कह रहा है कि किस वर्ष के समान होगा। देखो बात को समझना है आप लोगों को। मैं आपसे कहूं जो 2020 होता है, जो हमारे पास 2020 है, ये क्या है? आप कहेंगे सर एक लीप वर्ष है। ठीक है, और मैं आपको यहीं पर एक कंसेप्ट दे देता हूं कि लीप वर्ष के जस्ट जो अगला वर्ष होता है, शायद आप समझ पाए। ठीक है, लीप वर्ष के बाद का जो वर्ष होता है, लीप वर्ष के बाद का वर्ष, ठीक है, अगर उस वर्ष का कैलेंडर पूछा जाए, लीप वर्ष के बाद का वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष के बाद का वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष के बाद का जो वर्ष होता है उसका जब कैलेंडर रिपीट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कैलेंडर रिपीट आपसे पूछा जाए, तो आप लोग एक बात याद रखना है, शायद आप याद रख सकें। ठीक है, जब भी लीप वर्ष के कोई भी लीप वर्ष हो उसके जब बाद का आपसे कैलेंडर, जस्ट अगले साल का कैलेंडर रिपीट करने को पूछेगा, कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, तो आप सीधा आप उसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग सीधा उसमें 6 जोड़ देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो कैलेंडर होगा कितने वर्ष बाद आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो, शायद आप समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ 2020 के बाद का वर्ष 2021 है और आपसे पूछा गया 21 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं कह रहा हूँ आपसे बस सीधा 6 जोड़ दो। क्या कर दो?
आप लोग इसमें 6 जोड़ दो, 6 जोड़ोगे तो आपके सामने आएगा 27। ठीक है, 27 यानी कि 2021 के बाद का जो कैलेंडर होगा 2027 में रिपीट होगा। देखो ये होता कैसे है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो बात को समझना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं कह रहा हूँ 2021 हमारे पास है। ठीक है, 2021 का कोई कैलेंडर होगा, मान लेते हैं कोई दिन है आपका, ये कैलेंडर है एक। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक कैलेंडर है 2021 का, और ये कैलेंडर रिपीट की बात कर रहा है, तो गौर से समझो। यहाँ पर 2022 आया होगा, मैं विषम दिनों से बताता हूँ आपको होता कैसे है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे सर 2022, 2023 होगा। 1 मिनट यार, क्या होगा 2023, फिर हमारा 24 आएगा, फिर भैया 25 आएगा, फिर 26 भी आएगा। तो आप गौर से समझो, विषम दिनों में क्या होता है भाई, एक साल में हमने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि 365 दिनों में जो विषम दिन होते हैं वो एक होता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, कितने साल हुए, आप कहोगे 1 साल। पहली बात तो 21 में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 से कहाँ पर पहुँचे हम लोग, 21 से पहुँचे 26 पर। तो मैं कह रहा हूँ एक वर्ष का जो विषम दिन है, मैं कह रहा हूँ अगर 21 से 22 पहुँचे होंगे तो 1 हुआ होगा, 22 से 23, 1 मिनट यार। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 से 22 1, 22 से 23 1, 23 से 24 1, 24 से 25 1, 25 से 26 1। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर गड़बड़, क्या गड़बड़ भैया, 24 एक ऐसा वर्ष है जिसमें लीप वर्ष होता है, इसका मतलब 24 का हमें एक नहीं लेना था। मैं कह रहा हूँ अगर ये 21 के 22 का है, 22 से 23 का, 23 से 24 का, तो 24 से 25 जो आएगा उसमें 2 विषम दिन होंगे। उसके बाद 25 से जो 26 होगा उसमें 1 विषम दिन होगा। और दोस्तों 26 से जो 27वें में जाएंगे जब हम, तो वहाँ भी 1 विषम दिन होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 2 विषम दिनों का कंसेप्ट आता है वो कितना आया, आप बोलेंगे सर 3 2 5 2 7 यानी 7 विषम दिन। और मैं कहता हूँ 7 विषम दिन का मतलब यही है कि हर 7वां दिन रिपीट करता है। जब हम 7 से भाग लगाएंगे और 21 का जो कैलेंडर होगा वो 26 के बाद अगले साल 27 में रिपीट हो जाएगा। आई होप समझे होंगे। अभी तक किसी भी टीचर ने आपको ये नहीं पढ़ाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं गारंटी भी दे सकता हूँ ये कंसेप्ट अभी तक नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आप याद रखेंगे, चाहे तो इतना हाइप क्रिएट ना करो, तो सीधा सा याद रख लो। क्या याद रख लो भैया, इतना याद रख लो कि जब भी लीप वर्ष के बाद के वर्ष की बात होगी तो उसमें सीधा हम 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे बस। तो आपका जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत देर हो गई है इसमें। अगले प्रश्न में आओ, कहा गया है दोस्तों, क्या बोला है, कह रहे पासे की 3 छवियों के आधार पर ज्ञात करें कि ए के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। प्यारे दोस्तों ए के स्थान पर ज्ञात करना है। कहाँ पर ज्ञात करना है, देखो देख लेते हैं। ये रहा ए के स्थान पर हमें ज्ञात करना है ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पर आ सकती है। चलिए आप में से कोई बता सकता है, जल्दी से प्यारे साथियों बता दो। इस प्रश्न में जो ए है इसके स्थान पर आपके हिसाब से कौन सी संख्या आ सकती है। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो हम अपोजिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं साथियों, अपोजिट। अपोजिट में क्या देखेंगे भैया, 6 और 1 यहाँ पर है और 6 1 यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ 2 का जो अपोजिट है प्यारे साथियों वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसके बाद मेरी बात को समझना है आपको, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। देखो जब आप लोग यहाँ पर 2 के अपोजिट 4 रख लोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि यार ए के अपोजिट क्या आएगा, सॉरी ए के स्थान पर क्या आएगा। भाई हमें तो 2 के अपोजिट पता चला है, लेकिन आप यहाँ पर अगर एक बात गौर से देखेंगे, एक चीज़ गौर से देखेंगे, वो क्या है भैया, अगर मैं इसको पासा नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह दूंगा और इसको 3 कह दूंगा। भैया ये 3 पासे हमारे पास हैं, सॉरी 1 पासा है, उसी की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरे फ्रंट पर ये 2 दे रखा है, भाई यहाँ पर फ्रंट पर 2 है और यहाँ भी फ्रंट पर 2 है। तो हम सीधा तो कह सकते हैं कि जो जिसके फेस के सामने होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। ऐसा भी तो होता है, पासे का कंसेप्ट होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। और आप कहोगे जो ए है, ए के स्थान पर कौन आ सकता है, आप लोग सीधा बोलोगे साथियों ए के स्थान पर आएगा हमारा 6। क्या आएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। क्या होगा साथियों, विकल्प नंबर 3। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं साथियों आज के 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है एक बहुभाषी देश में, सॉरी भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। क्या बोला है साथियों, भारत एक बहुभाषीय देश है और हिंदी जो है वो क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है। और दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निष्कर्ष नंबर 1, 2 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष पूछा है सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी।
प्यारे दोस्तों पहले तो वक्तव्य को देखिए और उसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो पहला निष्कर्ष क्या आप निकाल सकते हो यहाँ से, क्या निकाल सकते हो कि सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कि जो कथन है या वक्तव्य है उसमें तो केवल भारत के बहुभाषी देश की बात की है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की बात की है, उसने कहीं भी अनेक भाषाओं के सीखने की बात ही नहीं की है। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी चाहिए। भाई ऐसा भी नहीं बोला है कि भारतीय होने के लिए हिंदी हमें सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, तो ये भी गलत है। तो इससे आप सीधा बोल सकते हो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता हो, नाइदर नॉर कंक्लूजन 1 एंड 2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें क्या बोला है, वक्तव्य है धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। क्या बोला है कि जो धार्मिक विचारों वाले हैं और ईश्वर से डरने वाले हैं वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो क्या कह सकते हो आप लोग, बताओ क्या कह सकते हो कि धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। ऐसा कहीं पर बोला है धोखा देने वाले केवल नास्तिक होंगे? उसने ऐसा कहीं नहीं बोला है। उसने तो सीधा इतना बोला है कि जिनके धार्मिक विचार हैं, जो ईश्वर से डरते हैं, वो धोखा नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, गलत हो गया। कह रहा धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। भाई ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसने बोल दिया सीधा धार्मिक जो विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग हैं वो धोखा नहीं देते हैं। धोखा देना एक अवगुण है जबकि धोखा ना देना सद्गुण है। तो कह रहा है धर्म सद्गुणों का विकसित करता है। भाई बिल्कुल बात सही है। तो आप सीधा बोल सकते हो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 10 नंबर का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला का अगला चित्र होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आकृतियां हैं और इसमें हमें एक अगली आकृति फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? हमें एक अगली आकृति ज्ञात करनी है। वो आकृति क्या हो सकती है? पहले तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, नीचे ये हमारे पास एक डार्क त्रिभुज है, दूसरे वाले में डार्क त्रिभुज है नहीं, तीसरे में है। देखो गौर से समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, यहाँ के एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। कैसे? मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऊपर एक ये क्या है भैया, एक कह सकते हैं एक स्टार बना हुआ है, केवल और केवल एक स्टार है। दूसरे वाले में देखेंगे साथियों 2 स्टार हैं। तीसरे वाले में अगर देखेंगे प्यारे साथियों 3 स्टार हैं। कितने हैं? 3। और चौथे वाले में देखेंगे तो प्यारे साथियों 4 स्टार हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो जब जो अगली आकृति आएगी उसमें कितने स्टार होना चाहिए? आप कहोगे सर 5 स्टार होने चाहिए। चॉकलेट की बात नहीं हो रही है दोस्त, याद रखेंगे। यहाँ पर 5 स्टार यानी 5 सितारों की बात हो रही है। किसकी? 5 स्टार की, जो कि हमारी अगली आकृति में होंगे। तो पहला पॉइंट तो होना चाहिए 5 स्टार। भाई सारे के सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 5 स्टार हैं। अब क्या करें? तो भैया अब तो एक बड़ी विडंबना हो गई। अब क्या करें? तो आप बोलेंगे सर अब ऐसा कर लो कि त्रिभुज को पकड़ लो, ये जो डार्क और व्हाइट, फिर डार्क फिर व्हाइट है। पहले देखो डार्क फिर व्हाइट फिर डार्क फिर व्हाइट। तो अगली वाली आकृति में जो त्रिभुज आएगा वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए भाई? डार्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डार्क त्रिभुज। तो ये दूसरा वाला गलत और चौथा वाला गलत। तो ये प्यारे साथियों हमारे पास कितने ऑप्शन गलत हो गए? 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब बात आती है यहाँ पर, अब क्या करें भैया? अब तो हमारे पास ये ट्राइंगल गिनने से ही काम चलेगा। ट्राइंगल गिनो, इनमें से 3 3 6 और 2 8। प्यारे साथियों पहली वाली आकृति में 8 हैं, दूसरी में 3 3 6 3 9 ट्राइंगल है, चौथी में देखेंगे तो 3 3 6 4 10 हैं। भाई पहले 8, माफी चाहेंगे ट्राइंगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, एरो बोलना चाहिए मुझे। पहली आकृति में 8 एरो हैं, दूसरी वाली आकृति में 9 एरो हैं, दूसरी आकृति में 9 एरो हैं, तीसरी आकृति में 10 एरो हैं। चौथी आकृति को देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 2 11। प्यारे दोस्तों चौथी आकृति में 11 एरो हैं। तो भैया 8 9 10 11, तो अगली वाली आकृति जो कि 12 एरो होने चाहिए। तो 12 एरो गिनते हैं। सबसे पहले वाले को देख लेते हैं, पहला तीसरा ही बचा है हमारे पास। तो पहले वाले को देखो, यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12। प्यारे साथियों पहला ऑप्शन सही हो सकता है। इसके बाद में देखो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 3 3 के बाद 3 6 6 के बाद 3 9 9 4 13। प्यारे साथियों यहाँ पर एरो 13 है, तो ये तो गलत हो गया, हमें चूंकि 12 एरो लेने थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बोला गया है दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं। बताओ साथियों कितने ट्राइंगल होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके सामने एक चतुर्भुज आता है और उसके विकर्ण परस्पर काट रहे होते हैं, क्या होता है, इनके जो विकर्ण हैं वो साथियों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे होते हैं। समद्विभाजित जब भी करें या फिर इनकी भुजाएं आपस में समद्विभाजित करें ऐसे, तो आपको करना क्या है भाई, आपको केवल नंबर देना 1 2 3 और 4। आपने नंबर दे दिया, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो, उसका दोगुना कर दो, 4 का दोगुना 8। तो आप सीधा कह सकते हो साथियों ऐसी आकृति में कुल मिलाकर के 8 त्रिभुज हैं। कैसे, कितने हैं, आप बोलेंगे 8। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कहीं पर हो रहा है। चलिए देखो, यहां से ग्रीन कलर से देखोगे तो आप पाओगे, पहली बात तो ये एक चतुर्भुज है, और दूसरी बात ये है कि इसके डायगोनल जो है यानी कि जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को पूर्णतः समद्विभाजित कर रहे हैं। और यहाँ पर विकर्ण ही नहीं, इसकी प्यार, एक मिनट, इसके विकर्ण ही नहीं, इसकी प्यारे साथियों एक भुजा भी क्या कर रही है, एक दूसरे को विभाजित कर रही है। तो अब हम क्या बोलेंगे, नंबर दे दो भैया, 1 2 3 4 5 और 6। कितने नंबर आए, आप बोलेंगे सर 6 आए। 6 में क्या करेंगे, इसको छोड़ दो अब, ठीक है। 6 में क्या करेंगे, 6 का दोगुना करेंगे, 6 का दोगुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, 12 ट्राइंगल। इसके अलावा साथियों एक बात और याद रखिए, जब भी एक त्रिभुज आए वो इसका एक शीर्ष और एक आधार हो, उसमें बीच में लंब पड़ा हो, तो क्या करना है भैया, यहाँ भी नंबर देना है। आप कहोगे कि सर आप नंबर दिलवाते ही चले जा रहे हो। नंबर भाई फोन नंबर नहीं, यहाँ पर एक सिंबॉलिक नंबर देना है जिससे हमें क्वेश्चन पता चल जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने 1 और 2 नंबर दिए और इन आपस में दोनों नंबर को जोड़ दिया। जैसे ही आपने दोनों नंबर को आपस में जोड़ा तो आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल कितने हैं साथियों, 3 हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ क्या ऐसी आकृति कहीं पर है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। ये देखो यहाँ से अगर आप देखने चाहोगे यही आकृति है, एक इसका ऊपर की ओर शीर्ष है और एक ये आधार है। तो नंबर दे दो 1 और 2, इन दोनों नंबरों को जोड़ना है। 1 + 2 करोगे, जैसे ही आप लोग 1 + 2 करोगे तो आप पाओगे कि 3 त्रिभुज हैं साथियों। कितने हैं, 3। 12 में 3 जोड़ दो दनादन से, 12 3 हो गया 15। क्या साथियों इसके अलावा और भी है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से, पीले कलर से देख लो। अब बाबा क्या देख लो भैया, पीले कलर से देख लो। एक तो ये हो गया और दूसरा इसके नीचे भी तो होगा, इसी के नीचे भी होगा भैया, नीचे भी। तो आप बोलोगे हाँ सर 2 और लिख दो। 12 3 15 2 17। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न नंबर 12 का एकदम सही जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इस आकृति में कितने, 17 ट्राइंगल। अगले प्रश्न में आ जाओ। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिए। क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनें। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें विषम संख्या बतानी है, और विषम संख्या बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है यहाँ पर इसका उत्तर बन सकता है आपके अनुसार। चलिए बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। देखो साथियों ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, या तो सीधा का सीधा हम विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सीधा का सीधा जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, या फिर दोस्तों इसमें कुछ घटा पिटा के करते हैं, या फिर प्यारे साथियों हम इसमें कुछ जोड़ के करते हैं, और या कह सकते हैं लास्ट ऑप्शन होता है कोई ऐसा रैंडमली नंबर चुनते हैं जिसको हम काटा पीटी करते हैं। ठीक है, गौर से समझेंगे। आप अगर देखें तो हम पहली संख्या में अगर भाग लगाएं दूसरी संख्या का तो सीधा पाओगे 15 तिया 45, बचेगा कितना। तो आप कहोगे ऐसे देख लो सर कि 15 का आप भाग लगा दो 483 में, कितने में 483 में, 15 तिया 45। आप कहेंगे हाँ सर 3 बचा, 15 दूनी 30, ठीक है 15 दूनी 30, 3 से फल आया। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चला, या हम कह सकते हैं ये 15 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा हम देख सकते हैं 392। 392 को हम देखेंगे भाग लगा देंगे किससे, यहाँ पर लगा देंगे 12 से, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 3 बचेगा तो 32, 12 दूनी 24, भाई ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 12 दूनी 24 हो गया, 8 से फल है, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा आप तीसरे को देख लो 917, क्या है 917, 917 हम भाग लगाएंगे हम 35 से, तो आप बोलेंगे सर 35 दूनी होता है 70, बचेगा हमारे पास 21, 17 हो जाएगा, और 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 35 पंचे कितना हो जाएगा 130 पंचे 150, 35 पंचे 135, 35 छक्का हो जाएगा कितना। आप बोल सकते हो कि 35 का अगर 6 में गुणा करें, 6 पंचे 30, उसके बाद में 6 तिया 18, 18 3 21, भैया ये 210, इसमें 7 से फल बचेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, हमारे पास बच रहा है 602, भाग लगाना है किससे 42 से, तो क्या कटेगा। आप बोलेंगे देखो भाग लगा के देखेंगे 42 एकम 42 हो जाएगा, बचेगा प्यारे साथियों 18, ठीक है 42 दूनी 84, ये भी नहीं कटेगा, 42 दूनी 84 दूनी कितना होता है 168 होता है ना, 168, तो दोस्तों ये कटेगा 4 बार में, ठीक है
4 दूनी 168 करना चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर 168 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 14 शेषफल है। भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। अब हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे विभाज्यता का नियम। किसका? विभाज्यता का। 2 से देखेंगे कट रही हैं, बिल्कुल भी 2 संख्याएं कट रही होंगी। पहली तो ये कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी। यहाँ पर देखो ये 2 से कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। तो इससे भी आप पता नहीं कर सकते हो। 3 से देख लो साथियों, 3 से देखो, क्या 3 से ये संख्या कट रही है? 4 3 7 8 15, भैया कट रही है बिल्कुल। देखो 3 से कटने का नियम होता है, मैथ में पढ़ाते हैं सर जो लोग, वो पढ़ाते हैं 3 से जो संख्या कटेगी उनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 दूनी 8, सॉरी 8 4 12 3 15, मतलब ये 15 होगा और ये भी 15 है, तो ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। पहला ऑप्शन 3 से क्या है? 3 से विभाज्य है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरे वाले को। 3 से कट रही है, 9 3 12 2 14, बिल्कुल नहीं कट रही है। 9 7 16 1 17, भैया ये भी नहीं कट रही है। 6 2 8 नहीं कट रही है। ये 3 से ऑप्शन नहीं कट रहे हैं। तो आप कहोगे 13 का जो उत्तर है, जो विषम है साथियों, वो होगा 483 और डैश में 15। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों ये 3 से विभाज्य है, अन्य कोई भी 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला गया है रीजन को अगर 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को यदि 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे? चलिए देख लेते हैं। REA, उसके बाद में SON, इसको क्या लिखा है भैया? आप बोलेंगे 5 लिखा है। अब हम बोलेंगे ब्लेंड को BEL, उसके बाद सॉरी बिलीव्ड लिखा है BELIE, क्या है? VELIE, उसके बाद में V फिर E फिर D, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसे लिखा है 7। इसके बाद में हमें बताना है गवर्नमेंट का। किसका बताना है? गवर्नमेंट का। GOVERN, ठीक है। गवर्न MEN और T, ठीक है। इस तरह से बताना है। अब देखो साथियों, पहले तो हम देखते हैं इसके टोटल लेटर कितने हैं। भैया 1 2 3 4 5 और 6। रीजन में टोटल लेटर कितने आए हैं? आप बोलेंगे 6 हैं। अपने मन से 1 घटा दिया तो कितने बचे? भैया 5 बचे, ठीक है। उसी प्रकार बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर हैं? आप बोलेंगे साथियों बिलीव्ड में जो लेटर है वो 8 हैं। 1 घटा दिया अपने मन से, कितने बचे? 7 बचे। उसके बाद गवर्नमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 1 मिनट फिर से देख लेते हैं गवर्नमेंट में कितने हैं। तो आप बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं? 10 हैं। तो भैया इस 10 में भी हम अपने मन से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 9 होगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर। प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक प्यारा सा आरेख आएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक आरेख जो कि हमारा फर्नीचर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? फर्नीचर को। जब हम फर्नीचर लेने जाते हैं, कभी शादी में आपने अगर गौर किया है, जब हम लोग फर्नीचर लेने जाते हैं तो फर्नीचर के लिए क्या करते हैं? आप बोलेंगे सर फर्नीचर लेने जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ पर बोलते हैं फर्नीचर में क्या क्या आता है? बेड आता है, कुर्सियाँ आती हैं, अर्थात फर्नीचर में कुर्सियाँ आ जाएंगी सर। हाँ बिल्कुल आ जाएंगी। सर फर्नीचर में टेबल भी तो आती है जब लेने जाते हैं। हाँ बिल्कुल आती है। तो ठीक, और टेबल भी आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आरेख, फर्नीचर के अंदर टेबल और कुर्सी दोनों आएंगी। और जब दोनों आएंगी लेकिन टेबल कुर्सी अलग अलग हैं, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर सी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों आज की क्लास थोड़ी सी टिपिकल थी, यानी कि थोड़े से हमने एडवांस लेवल के प्रश्न शामिल किए थे। यदि क्लास पसंद आई है, और ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कभी कभी हार्ड हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। यदि आपका स्कोर नॉर्मल भी रहा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यदि क्लास पसंद आई है, बस ये आंकड़ा बदल दो यार, ये आंकड़ा बहुत दुख देता है। 64% साथी आप लोग ऐसे हो जो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो। काहे नहीं किया हो? मज़ा नहीं आता है क्या पढ़ने में? जल्दी से कमेंट में बता दो, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।